हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फिलहाल हम लगातार आपके साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं और फटाफट वो क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। फिलहाल ये भी दिमाग में रखिएगा, कल अर्थात 7 अक्टूबर को आपकी एक मैराथन भी कंडक्ट की जा रही है, अर्थात मॉर्निंग में बस 12 घंटे बाकी हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपकी परीक्षा भी मैराथन भी कंडक्ट की जाएगी, जिसमें हम केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज को देखेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे सिलेबस को पुनः रिवाइज कर लेंगे। तो अगर अभी भी रिवाइज नहीं किया है तो मेरे साथ क्या कहते हैं, लगातार 5 से 6 घंटे आप उसको रिवाइज कीजिए और निश्चिंत रहिए, इतना पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आपकी रडार में आएंगे। हम पूरी ऐसी ताकत लगाएंगे आपके साथ। तो चलिए आज के सेशन को फिलहाल डिस्कस करते हैं। इसकी जो भी पीपीटी है, पीडीएफ है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हों तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ही कनेक्ट करके अपने जो भी कन्फ्यूज़न हो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनके संस्थापक प्रमुख दिए गए हैं। तो आपको बस ये अनुमान लगाना है कि भाई कौन इसका संस्थापक प्रमुख है और कौन किस वंश से संबंधित है। जैसे लोहार वंश, यहां पर सूची सेकंड दी गई है तो इनको दोनों को जोड़ना होगा। लोहार वंश, कारकोट वंश या करकोटा वंश, ठीक है, उत्पल राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। यहां पर दिया है दुर्लभ वर्धन, संग्राम राज, अवंती वर्मन, नागभट्टा प्रथम। तो हमको लगाना है इसको, तो सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। फिलहाल मैं इसका सभी को आंसर बताऊंगा और बहुत आराम से बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें सबसे सरल को अगर हम उठाते हैं तो गुर्जर प्रतिहार को हमें नागभट्ट प्रथम से जोड़ना होगा, तो डी 4 से आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल तो आपका आंसर 1 से निकल चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसी खुशकिस्मती आयोग के साथ, आयोग के पेपर में हमको देखने के लिए मिले। तो हमेशा याद रखिए, जैसे उत्पल राजवंश, अवंती वर्मन, तो वैसे भी अवंती का राजवंश आपने देखा था और अवंती उज्जैनी की कैपिटल भी थी। हाँ, तो अवंती का हमेशा ही उत्कर्ष हो, हम हमेशा ही यही आकांक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको उत्पल से जोड़ सकते हैं। अदरवाइज फिर वहां पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उत्पल है, दुर्लभ है, कौन है। तो हमेशा इसको ऐसे याद रखिए, अवंती का हमेशा उत्थान होगा, अवंती का हमेशा उत्थान होगा। तो इस हिसाब से फिर आप अवंती को हमेशा उत्पल राजवंश से जोड़ पाएंगे, कश्मीर के राजवंश हैं ये। ठीक, उसी प्रकार लोहार राजवंश, तो राजा संग्राम सिंह, तो नाम से ही पड़ता है संग्राम सिंह, लोहे जैसा नाम समझ में आता है संग्राम सिंह का है, संग्राम सिंह। तो लोहार को आप जोड़ दीजिए संग्राम राज से, तो संग्राम राज के फाउंडर मान गए हम संग्राम लोहार वंश से। और कारकोटा राजवंश, तो कारकोट, करकोटा, तो फिर इसको हमें दुर्लभ वर्धन से जोड़ना होगा। वैसे भी ये नाम अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, कारकोट या करकोटा। हाँ, तो इस तरीके से फिर हम इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें दिमाग में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में हमें बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो उत्पल राजवंश आपके दिमाग में रहेगा, अवंती का हमेशा से उत्थान रहेगा, कारकोटा राजवंश, दुर्लभ वर्धन, वैसे ही बिल्कुल अलग सा नाम दिख रहा है, और संग्राम सिंह लोहार, हाँ, लोहे जैसा नाम है। तो इस हिसाब से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ए को फिर हमें 2 से जोड़ना होगा, बिल्कुल ए 2 से जुड़ा हुआ है। बी 1 से जाएगा तो बी 1 से जाएगा दुर्लभ वर्धन। सी 3 से जाएगा तो सी यहाँ पर 3 से आपको देखने के लिए मिल रहा है, और फिर डी 4 हो जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, और कॉलम बी दे रहा है आलंदी महाराष्ट्र, देहू महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटका, निम्बापुर बेल्लारी कर्नाटका। तो फिलहाल इसको आपको लगाना है मैच द फॉलोइंग में और सोचना है कि बेसिकली कौन किसका आंसर होना चाहिए। याद तो हमने सब किया, कभी कभी बेसिक ऐसा भी हो जाता है। हमारी हमेशा कोशिश आपके प्रति यही रहती है कि आपको उन टेस्ट सीरीज तक हम पहुंच बढ़ाएं आपकी, जो आपकी रडार में नहीं होती हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इधर उधर से ढूंढ करके लेकर के आया जाए।
तो वैसा ही एक क्वेश्चन ये भी है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। ना से निम्बार्काचार, ना से निम्बापुर, ना से निम्बार्काचार, ना से निम्बापुर, हमेशा याद रहेगा, दोबारा कभी भूलेगा नहीं, है कर्नाटका। ठीक है। मध्वाचार्य फिर उडुपी में इनका जन्म होगा, कर्नाटका में, उडुपी में इनका जन्म होगा, कर्नाटका में। ठीक है। निम्बार्काचार और मध्वाचार्य दोनों कर्नाटका के हैं, लेकिन वो निम्बापुर के हैं, वो उडुपी के हैं। ठीक है। ऐसे ही तुकाराम देहू से आपको देखने के लिए मिलेंगे, महाराष्ट्र में, और संत ज्ञानेश्वर जो हैं आपको आलंदी से देखने के लिए मिलेंगे, महाराष्ट्र से। तो याद हमें कर लेना चाहिए, कभी कभार कौन सा मिसलेनियस क्वेश्चन हमारी हालत खराब करने के लिए खड़ा होता है, हमें आइडिया नहीं होता, इसीलिए एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो देहू, देहू महाराष्ट्र कौन है? तुकाराम, तुकाराम। वैसे भी तुम ही दो राम ऐसी तरीके से याद कर सकते हो, तुम ही दो राम, हाँ, तुम ही दो राम, तो हो गया क्या? तुकाराम। तुम ही दो राम हो गया क्या? तुकाराम। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कीजिए, तुम ही दो राम, तो तुकाराम, दो मतलब देहू, और फिर आपका आ गया महाराष्ट्र। ठीक है। फिर आ गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा कभी कभी जैसे कार्बोरेटर में कार्बन आ जाता है ना, बाइक चलाते चलाते, वैसे ही हर जगह कार्बन मौजूद रहता है जीवन में, ऐसे ही कैमरे में भी कार्बन था। ठीक। तो तुम ही दो राम, तो तुम, तुकाराम, देहू, देहू से देहू पकड़ लेना। ठीक है। और ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी टीका भी लिखी है इन्होंने। हाँ चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आलंदी में फिर आपको संत ज्ञानेश्वर देखने के मिल जाएंगे, मराठी सेंट। तो इसको आप मैच कर लीजिए, एक का ए हो जाएगा, दो का बी हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा, दो का बी हो जाएगा, एक का ए, दो का बी, हाँ, और तीन का फिर हमारा सी ही रहेगा। मध्वाचार्य का उडुप्पू में है, तीन का सी ही रहेगा, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, आलंदी वाले स्थान पर, वरकारी सेक्ट से संबंधित थे। तुकाराम जी देहू में इनका जन्म होता है, हमको देख लेना चाहिए, महाराष्ट्र, अभंग डिवोशन के लिए। माधवाचार्य जी उडुपी कर्नाटका में इनका जन्म होगा। निम्बार्काचार्य जी निम्बापुर बेल्लारी कर्नाटका में इनका जन्म होगा। वल्लभाचार्य जी का सबसे जो इन्होंने मेन समय बिताया वो वृंदावन में, लेकिन कहाँ पर हो रहा है जन्म? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चंपारायना में। रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। गुरु नानक महाराज जी तलवंडी पाकिस्तान, तलवंडी पाकिस्तान। ठीक है। तो कम से कम नाम को याद रखिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, रामानंद जी और सब कुछ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, सन्यासी और फकीर आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त घटनाओं का सबसे पहले से शुरू करते हुए सही कालानुक्रमिक क्रम आपको दिखाता है? पॉज कीजिए, आंसर को सिक्योर कीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। संताल विद्रोह आपको मालूम है जस्ट 57 से पहले होगा, 1855-56 में। नील विद्रोह फिर इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा 59-60 में आपको देखने के मिलेगा। हिंदू पैट्रियट दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण नाटक, ये 1770 से स्टार्ट होता हुआ हमको दिखाई देता है। सन्यासी और फकीर आंदोलन जो कि शंकराचार्य के गिरी सेक्ट संप्रदाय से संबंधित थे। सन्यासी फकीर आपको भी इसमें शामिल होते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। बिरसा मुंडा विद्रोह फिर 1899 वाला हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप इसको जोड़ लीजिए। सबसे पहले आएगा सन्यासी फकीर, तो 3 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 2 आएगा। 2 कैसे आ जाएगा भाई? 3 1 आएगा, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? बताइए। अमीर खुसरो एटा से संबंधित रहे, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित रहे, जोश मलिहाबादी से संबंधित हैं, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित हैं। कौन इसमें सही मैच बिल्कुल नहीं है? क्या लगता है आंसर? चलिए, आपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। फिलहाल आंसर मैं आपको बताता हूं। अमीर खुसरो एटा से संबंधित हैं। ख्याल, गजल, ये सब हमको देखने के लिए मिलता है इन्हीं के ही सुरों से। सितार का आविष्कार भी किया इन्होंने ही। 7 सुल्तानों का काल भी देखा, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रहे।
मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित थे। जोश मलिहाबादी, अभी मेरे मुंह से नाम निकला था, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से संबंधित थे। फांसी जो इनको दी गई थी वो बेसिकली दी गई थी आपके गोरखपुर जेल में। तो शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, एक महान क्रांतिकारी थे। और शाहजहांपुर का ही आज एक तहसील है, क्या है, जलालाबाद, उसका नाम परशुरामपुरी रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। 1927 में काकोरी के सिलसिले में गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी, जो कि 1925 में हुआ था। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल जी को राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और साथ में अशफाक उल्ला खान, सभी चारों को फांसी दे दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, कासगंज एटा जिले का ही हिस्सा था, वहां पर हुआ था। मिर्जा गालिब का संबंध जो है, मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से है। और जोश का संबंध मलिहाबाद से हमको देखने के लिए मिलता है, इसीलिए उनका नाम ही है जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूदान आंदोलन ने धनी जमींदारों को अपनी भूमि का 1% स्वेच्छा से भूमिहीनों को देने के लिए राजी करने का प्रयास किया। कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। The Bhudan movement tried to persuade rich landlords to voluntarily give a percent of their land to the landless. यहाँ पे 1% नहीं है, वो % लिखा हुआ है। It widened the concept of ग्राम दान and advocated collective ownership of the land. इसने ग्राम दान की अवधारणा को व्यापक बनाया, भूमि के स्वामित्व की वकालत भी की। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है? क्या लगता है आपको आंसर? तो सिक्योर कर लिया होगा। फिलहाल ये बात बिल्कुल सही है, कुछ % देने के लिए राजी किया था, ये बात बिल्कुल सही है। और भूदान आंदोलन ने ही आगे जाकर के ग्राम दान आंदोलन को भी वाइड बनाया। यूपी में भी ग्राम दान हुआ और उड़ीसा में सबसे सक्सेसफुली ग्राम दान को किया गया था। फिलहाल भूदान आंदोलन जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली होता है पोचम वाली क्षेत्र से होता है। उस समय ये आंध्र प्रदेश में आया करता था क्षेत्र, लेकिन वर्तमान में बेसिकली ये तेलंगाना के क्षेत्र में आता है। तो विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था 1951 में, एक प्रकार का लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। कितना सक्सेसफुल रहा, कितना अनसक्सेसफुल रहा, तो यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि 1951 में बेसिकली स्टार्ट किया था। वर्तमान में ये तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है, इस चीज को हमें दिमाग में रहना चाहिए। ये एक प्रकार की रक्तहीन क्रांति के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट किया था विनोबा भावे जी ने, जो बेसिकली सर्वोदय और अंत्योदय के कॉन्सेप्ट से प्रभावित थे। पदयात्रा की और जितने भी धनी जमींदार और किसान हुआ करते थे उनको बेसिकली परसुएड किया कि वो लगभग अपना 1/6 जो है अपनी लैंड का वो बेसिकली डोनेट कर दें। इस प्रकार से उन्होंने टारगेट रखा था कि लगभग 50 मिलियन एकड़ लैंड को बेसिकली वो कलेक्ट करेंगे, लेकिन इतना करने के बावजूद वो लगभग 8.7 लाख एकड़ ही लैंड को एक्वायर कर पाए थे। ठीक है, और फिलहाल उन्होंने उसको पुअर और बेसिकली जो डिस्ट्रेस फार्मर थे उनको बेसिकली बांट दिया था। आगे जाकर के इसी ने बेसिकली ग्राम दान को भी जन्म दिया था, और ग्राम दान जो है सबसे सक्सेसफुल हमको उड़ीसा वाले क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, फिलहाल आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन भी है। आप सभी जानते हैं कि आपका स्टडी IQ परिवार नए नए आपके लिए इनिशिएटिव लेता रहता है। ऐसा ही बेसिकली हमने आपके लिए एक बैच निकाला था जो कि था आपका बेसिकली फाउंडेशन बैच, और ये फाउंडेशन बैच था आरंभ 11.0 के रूप में। और ये आरंभ 11.0 बेसिकली 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, अर्थात कल से। तो यदि अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो प्लीज एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्यों, कल से इसमें प्रॉपर आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। और आपका भी टारगेट है अगला वर्ष या उसका अगला वर्ष, तो ये आपके लिए सबसे राइट टाइम होगा जब आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो टीम आपको मिलती है जिसका एक लंबा अनुभव है यूपी PCS की फील्ड में। फिर चाहे मेरा अनुभव हो, चाहे फिर योगेंद्र सर की बात करें, चाहे फिर वैभव सर की बात करें, सभी ने एक लंबा अनुभव बेसिकली यहाँ पर बिताया हुआ है और बड़े लंबे समय से बच्चों को हम टीच कर भी रहे हैं। खुद भी हमने बहुत बार इंटरव्यू के अपीयर किया है। तो एक आपकी जो शुरुआत होगी वो बेसिकली एक शून्य से नहीं बल्कि एक अनुभव से होगी। तो यदि भी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप आरंभ 11.0 फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको 2 प्रकार के बैच मिलते हैं। जब भी आपको बैच खरीदना हो तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, या आप किसी को भी रिकमेंड करें बैच के लिए तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, हमेशा प्लैटिनम बैच की तरफ ही जाएं, क्योंकि प्लैटिनम बैच में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के MCQ सेक्शन, प्रीलिम्स का ही मेंस का सारा सेक्शन, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा पूरी बुक्स की बात की जाए तो पूरी बुक्स, साथ में टीचर की स्पेशल मेंटोरशिप, NCERT के सारे वीडियोस, इसके अलावा 4 साल की पूरी वैलिडिटी और
आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लीजिए, आपका ये पूरा पैसा भी रिफंड कर दिया जाता है। तो प्लैटिनम एक ऐसा बैच है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है और बार बार आपको किसी भी प्रकार से कोई भी खर्चा करने की नीड नहीं रहती है। तो एक बार केवल प्लैटिनम बैच को खरीदें और हमारी बेस्ट टीम से आप आकर के जुड़ें, क्योंकि आपकी शुरुआत यहाँ शून्य से नहीं होती है, एक प्रॉपर अनुभव से होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मस्त रहें, आबाद रहें, सदा बाहर रहें और कल मेरे साथ मैराथन में जरूर जुड़ें मॉडर्न हिस्ट्री की। तो और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आप मुझे पर्सनली भी स्टडी रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।